मॉर्निंग गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं होम साइंस पेपर 2 जो यूजीसी नेट में पूछा जाता है उसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो हमारे वैसे यूजीसी नेट में होम साइंस से रिलेटेड जो जो भी सिलेबस है या जो कुछ भी आता है वो सारा इसमें इंक्लूड है। ये ऑफिशियल सिलेबस है हमारा। ठीक है, तो हमारे होम साइंस में वैसे 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है हमारा जनरल पेपर जो सबका सेम ही होता है, उसमें 10 यूनिट है वो अलग से होते हैं। हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होम साइंस पेपर 2 के बारे में, जहाँ पे इसमें भी 10 यूनिट होती हैं। तो वो 10 की 10 यूनिट इंग्लिश और हिंदी में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, तो पूरा सिलेबस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, तो आज ही हम स्टार्ट करते हैं, को दिखाते हैं कि उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या पूछा जाता है। हमारी फर्स्ट यूनिट होती है, ये हमारी फर्स्ट यूनिट है खाद्य एवं पोषण। इसमें बेसिकली देखा जाता है खाद्य विज्ञान एवं पोषण। दूसरा है खाद्य के लक्षण भौतिक एवं रासायनिक, खाद्य गुणवत्ता, खाद्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन, व्यक्तिगत परख व वस्तु परख। ठीक है, हम मूल्यांकन करते हैं ना भोजन का, वो जैसे संवेदी परख और ये सारी चीज़ें, जैसे हम सेंस करके मूल्यांकन करते हैं फूड का और एक मशीनों से मूल्यांकन करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। फिर आएगा पोषणात्मक तथ्यों एवं और अन्य भौतिक पैरामीटरों, खाद्य परीक्षण और अनुप्रयोगों पर पकाने एवं संक्रमण तकनीकों का प्रभाव। ठीक है, हम ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं इसमें। फिर आता है खाद्य वर्णक एवं योजक। फिर आता है खाद्य मानक, खाद्य का सूक्ष्म जीवों, वैज्ञानिक सुरक्षा व HACCP यानी कि हैकअप की बात हो रही है यहाँ पे। फिर आता है खाद्य की पैकेजिंग, ये सारा कुछ हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि हमारी प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी और ट्यूटोरियल और ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। फिर आएगा खाद्य सेवा के परिप्रेक्ष्य। इसमें मेन्यू योजना, खाद्य लागत विश्लेषण, यानी कि मेन्यू जो होता है, हम होटल्स में जाते हैं वहाँ पे मेन्यू होता है, एला कार्टे और ये डिजोर। ठीक है, ये सारा कुछ उसमें आएगा। फिर हम फूड कोस्ट, यहाँ पे हम फूड कोस्ट का विश्लेषण करेंगे। फिर आगे हम देखेंगे नव उत्पाद का विकास, यानी कि नैनो टेक्निक। नैनो यानी कि बहुत हम नहीं देखते वैसे, पहले देखो कंप्यूटर कैसे बड़े बड़े होते थे पहले के ज़माने में, पूरे एक कमरे में एक कंप्यूटर आता था। अब जैसे जैसे आगे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, कंप्यूटर का सूक्ष्म रूप हमारे सामने आता जा रहा है। ठीक है, जैसे पहले बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे, फिर उससे छोटे आए, फिर उससे छोटे आए, अभी जैसे लैपटॉप आ गया है, और अब कंप्यूटर लैपटॉप, अब मोबाइल आ गया है, वो सबसे ही छोटा रूप है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे संस्थागत स्तर पर खाद्य सेवा का प्रबंधन, हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और विशिष्ट संस्थाएं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर रहेगा अनुसंधान, इसमें रिसर्च भी आता है। वैसे रिसर्च की कोई अलग से यूनिट नहीं है, लेकिन ये सारी यूनिट्स में एक एक टॉपिक इसका जो है इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे आएगा अनुसंधान विधि, अनुसंधान मूलभूत प्रश्न, अवधारणा, आवश्यकता, प्रासंगिकता, विषय क्षेत्र, अनुसंधान में नैतिकता। यानी कि इसमें वो चीज़ें पूछी जाएगी, अनुसंधान की विधि यानी कि रिसर्च हम कैसे कैसे करते हैं। यानी कि पहले हम रिसर्च को मतलब कोई समस्या देखते हैं हमारे फील्ड में कि ये समस्या है, फिर उस टॉपिक को हम सेलेक्ट करते हैं कि हम इस समस्या पे और हम रिसर्च करेंगे, फिर इसका कोई सोल्यूशन जो है ढूंढेंगे। फिर वो समस्या का निर्धारण कर लिया, फिर कोई हमने क्या है पहले से एक उपकल्पना बना ली, यानी कि हाइपोथेसिस वगैरह की बात होगी। फिर हम उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फिर हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, अवधारणा, आवश्यकता, प्रासंगिकता, विषय क्षेत्र और अनुसंधान में नैतिकता, यानी कि हम अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसमें हम खुद कर रहे हैं, खुद हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम सारा काम खुद कर रहे हैं, उसमें नैतिकता देखी जाएगी। यानी कि हम कोई प्लेगरिज्म नहीं कर रहे, कोई साहित्यिक चोरी नहीं कर रहे हैं कि हम किसी और के डाटा लेके हमारी रिसर्च में इंक्लूड करके और हम बता रहे हैं कि हमने ये रिसर्च की है, वो नहीं। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारी सेकेंड यूनिट। ठीक है, सेकेंड यूनिट यहाँ पे हमारी आएगी सेकंड यूनिट पोषण एवं आहार विज्ञान। ठीक है, यहाँ पे हम पोषण और आहार विज्ञान से रिलेटेड बात करेंगे। तो यहाँ पे आएगा खाद्य वर्ग, संतुलित आहार, खाद्य पिरामिड, वृहद एवं सूक्ष्म पोषण। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे फूड वर्ग, जैसे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स और वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वो सारी चीज़ें, और हमारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें वृहद बड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं हमारे शरीर को, उसकी आवश्यकता होती है।
और सूक्ष्म पोषक तत्व वो होते हैं जो हमें माइक्रो बिल्कुल ही कम चाहिए होते हैं, जो हमारी बॉडी में उसकी ज़्यादा मांग नहीं होती है। मैक्रो में आ जाएंगे कि हमें जो ज़्यादा चाहिए होते हैं, जैसे कार्बोज, प्रोटीन और वसा, ये हमें बॉडी को हमारे को मांग होती है। और माइक्रो में वो आएंगे जैसे विटामिन और खनिज लवण, तो ये हमें थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पोषक तत्व। शरीर में पोषक तत्वों की भूमिका। भारतीयों में पोषण संबंधी कमियां, पोषक तत्वों की आवश्यकता। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हमारी जो आवश्यकता है, जितने फूड की हमारे क्या रिक्वायरमेंट है, पोषण संबंधी क्या भूमिका है, हमारे जीवन में पोषण की क्या भूमिका है, हमें क्यों चाहिए होता है, और हमें पोषण की कमी से क्या क्या रोग हो जाते हैं, ठीक है, और हमें आवश्यकता क्यों है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फिर आएगा पब्लिक स्वास्थ्य पोषण, ठीक है, इसमें यही बातें आएगी, सारा कुछ इसमें यही आएगा कि हमें क्या लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, हमें हमारे लिए क्या ज़रूरी है, नहीं लेंगे तो क्या बीमारी हो सकती है, बस यही सारी चीज़ें इसमें क्या है इंक्लूड जो है की जाएंगी। उसके बाद आएगा जीवनावस्था में पोषण, शारीरिक परिवर्तन, विकास और वृद्धि, जीवन में पर्याप्त पोषण और आवश्यकता, दिशा निर्देश, पोषणता संबंधी सरोकार, ठीक है। इसमें हम देखेंगे हमारे जीवनावस्था में पोषण, यानी कि हम जैसे जैसे हम बिल्कुल छोटे होते हैं पहले, फिर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पोषण की स्थिति भी बढ़ती जाएगी कि हमें छोटी एज में कितना पोषण चाहिए, बड़ी एज में कितना, और फिर और बड़े और बड़े, जैसे कि शिशु अवस्था में, फिर हमारी बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था में, फिर वृद्धावस्था में भी कितना कितना पोषण चाहिए, उसी हिसाब से देखेंगे। फिर आता है हमारा सामुदायिक पोषण, खिलाड़ी का पोषण, आपातकालीन आपदा के दौरान। इसमें वो आएगा कि सामुदायिक पोषण, यानी कि सबको नॉर्मली सबको कितना पोषण चाहिए, और अगर कोई खिलाड़ी है तो उसको कितना पोषण चाहिए, कितनी वसा चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितने कार्बोज चाहिए, है ना। फिर कोई इमरजेंसी है, किसी को कोई इमरजेंसी है तो कितना क्या पोषण लेना चाहिए, कैसे, किसी को कोई बीमारी है उस हिसाब से, है ना, इसमें वो चीज़ें पढ़ी जाएंगी। उसके बाद आएगा पोषणागत मूल्यांकन, विधियाँ और तकनीक, ठीक है, पोषण का मूल्यांकन करने के लिए विधि और तकनीकें पढ़ेंगे इसमें। फिर आएगा पोषण, पोषण परक हस्तक्षेप, राष्ट्रीय पोषण नीतियाँ, कार्यक्रम, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा। यहाँ पे वो आएगा जो सरकार हमारे लिए जो योजनाएं चलाती है ना, जो नीतियाँ लाती हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आएगा नैदानिक एवं उपचारात्मक पोषण व कारक। इसमें वही सारी चीज़ें पढ़ी जाएगी कि हमें, अगर हमें डायबिटीज़ है तो क्या लेना चाहिए, और कौन से पोषण आहार लेने से हमारी जो है वो बीमारी कंट्रोल रहेगी, या ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, या ठीक हो सकती है। और पोषण कारक, इसमें वही सारी चीज़ें आएंगी, जैसे डायबिटीज़ है, कोई हृदय रोग है, कोई जैसे अतिसार है, किसी को मतलब अलग अलग बीमारियों के हिसाब से हम उसको पोषण देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि आहार उपबंधन व प्रबंधन, यानी कि आहार का वैसे क्या प्रबंधन है, कैसे मैनेज करके हमें आहार लेना चाहिए, कि हमारे जैसे प्रतिदिन की हमारी डाइट क्या रहती है, कितना कार्बोज ले रहे हैं, कितना नहीं, कितना लेना चाहिए, उस हिसाब से हमारा हमें मैनेज करके फूड जो है लेना चाहिए। फिर इसमें आता है अनुसंधान विधि, अनुसंधान डिज़ाइन, यानी कि रिसर्च डिज़ाइन। इसमें हम क्या करते हैं, शोध का डिज़ाइन बनाते हैं, पहले एक डिज़ाइन बना लेते हैं, एक अभिकल्प यानी कि एक डिज़ाइन बना के तैयार करेंगे कि हम सबसे पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, उसके हिसाब से, और हमारी रिसर्च में हम इसके बारे में रिसर्च करें, ये हमारी समस्या है, और ओवरऑल पहले एक हम क्या है प्रतिरूप बना लेते हैं पहले ही। फिर आते हैं अनुसंधान के सिद्धांत और मंतव्य, यानी कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, हमें रिसर्च करते टाइम किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएगी। तीसरी आती है हमारी टेक्सटाइल, ठीक है, तीसरी यूनिट है हमारी टेक्सटाइल। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो इसमें हम देखेंगे टेक्सटाइल की शब्दावली, रेशा, धागा, बुनाई, वस्त्र इत्यादि, रेशों का वर्गीकरण, और धागे की बुनाई, वर्गीकरण, बुनाई का वर्गीकरण, रेशो की बुनाई की पहचान, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर आता है प्रमुख प्राकृतिक व मानव निर्मित रेशों की निर्माण प्रक्रिया व विशेषताएं, ठीक है, इसमें हम ये देखने वाले हैं। तो टेक्सटाइल की शब्दावली, यानी कि उसमें वो कब से चली आ रही है, कैसे कैसे क्या, मतलब टेक्सटाइल के बारे में ओवरऑल सारा कुछ इसमें हम पढ़ेंगे। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे एक धागा बनता है, और फिर धागे से
हमारे जो गारमेंट बनते हैं, जो हम रेडी टू वियर जैसे साड़ियाँ होती है, जैसे हम गारमेंट्स लेके आते हैं पहनने के लिए, तो कैसे एक पहले एक फाइबर बनता है, एक रेशा बनता है, उसके बाद कैसे पूरा कपड़ा बनता है, वो सारी प्रक्रियाएं इसमें देखी जाएंगी। ठीक है। उसके बाद आता है वस्त्र निर्माण की विधियाँ, यानी कि हम यहाँ क्या करेंगे, पहले सबसे पहले रेशा बनाएंगे। ठीक है। फिर उसका धागा बनाएंगे, फिर उससे बुनाई करेंगे। उसके बाद में क्या है, इसमें देखेंगे कि मानव निर्मित रेशे, यानी कि हाँ जो प्रकृति से मिलने वाले हमें रेशे हैं हम वो देखेंगे, जैसे कपास और ये सारी चीज़ें। और एक आता है जैसे मानव निर्मित, जैसे रेयॉन, नाइलॉन, ठीक है, संश्लेषित रेशे, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में आएगा वस्त्र निर्माण, यानी कि हमें धागा मिल गया, उसके बाद हम उससे वस्त्र बना रहे हैं। ठीक है। तो वस्त्र बनाने की अलग अलग विधियाँ होती हैं, जैसे बुने हुए वस्त्र, नीटेड वस्त्र, नॉन वोवन वस्त्र, ये और इनकी विशेषताएं और इनके उपयोग, यानी कि कौन सी विधि से कौन सा वस्त्र बनेगा, वो सारी विधियाँ हम देखेंगे। और उसके बाद में उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और उनको कैसे कैसे हम उपयोग में ला सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आता है वस्त्र पर परिसज्जाएं, वर्गीकरण, प्रक्रियाएं और उद्देश्य। ठीक है। हम यहाँ हम देखेंगे कि हमारा वस्त्र तो बन गया है, लेकिन अभी क्या है, वो पहनने योग्य नहीं है। ठीक है। यानी कि वो ग्रे गुड फैब्रिक्स है, यानी कि हम उसको पहन नहीं सकते हैं। ठीक है। यानी कि वो बना हुआ है, अभी बन के आया है, बस तो उन पर धूल कण होगा, उनकी सफाई करनी होगी, उनको मुलायम बनाना होगा, चमकदार बनाना होगा, उन पर कलर करना या फिर रंगेंगे, मतलब जो भी उसे अच्छा दिखाने के लिए हम जो कुछ करेंगे वो परिसज्जाएं, हम उसको फिनिशिंग देंगे ताकि वो पहनने योग्य वस्त्र बन जाए। ठीक है। तो उसका वर्गीकरण, यानी कि हम कैसे कैसे उसके ऊपर फिनिशिंग करेंगे, वो सारी प्रक्रियाएं, उनके क्या उद्देश्य होते हैं, कि वो क्यों की जाती हैं। ठीक है। जैसे हम कपास की सूती वस्त्रों पर कलैंडरिंग करते हैं ताकि उसमें चमक आ जाए, वो सिकुड़न रहित हो जाए, और ये सारी चीज़ें हम उन पर करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इनकी रंगाई छपाई का वर्गीकरण, ब्लॉक छपाई, टाई डाई, बाटिक, रोलर्स छपाई। ठीक है। हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, स्क्रीन छपाई, डिस्चार्ज छपाई, हीट ट्रांसफ़र छपाई और डिजिटलाइज्ड छपाई। ठीक है। हम इसमें सारी क्या है, रंगाई देखेंगे कि कपड़े को किस किस प्रकार से हम रंग सकते हैं, कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं, इसमें हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद आएगा वह भारत में विविध प्रांतों के पारंपरिक वस्त्र, कढ़ाई के वस्त्र, छपाई के वस्त्र, रंगे वस्त्र, बुने वस्त्र, रेशो, विधि, नमूने, रंग, तकनीक, डिज़ाइन के आधार पर पारंपरिक वस्त्रों की पहचान, यानी कि हम यहाँ पे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल देखेंगे कि कहाँ पे क्या फेमस है, जैसे गुजरात में पटोला है ना, कशीदाकारी और ये सारी चीज़ें। ठीक है। मतलब कांचीपुरम साड़ियाँ और ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि भारत में क्या क्या फेमस है, वो कहाँ कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आता है वस्त्र का परिरक्षण व गुणवत्ता नियंत्रण, परिरक्षण की आवश्यकता, सैंपलिंग विधि और वस्त्र परीक्षण की तकनीक, और रेशा धागा वस्त्र परिधान के परिरक्षक तकनीक, वस्त्रों के रंग का पक्कापन, सिकुड़न, पिलिंग और GSM इत्यादि निकालना। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वस्त्र का परीक्षण, ठीक है, गुणवत्ता, उसकी गुणों की जांच करेंगे और उनमें क्या क्या गुण हैं, क्या क्या क्वालिटी है, उनको कैसे कंट्रोल करके हम रख सकते हैं कि उनको ख़राब ना हो ज़्यादा, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है। फिर आता है वस्त्र पर्यावरण व पर्यावरण हितैषी वस्त्र, वस्त्र व पर्यावरण, पर्यावरण हितैषी वस्त्र, प्रतिबंधित रंजक, दूषित व गंदे जल का पर्यावरण हितैषी लेवल व चिन्ह। ठीक है। यहाँ हम देखेंगे कि कौन से कपड़े पर्यावरण हितैषी है ना, कौन से पर्यावरण के प्रभाव से खराब हो सकते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। जैसे हमारे कॉटन के फैब्रिक को देखो, तो थोड़ी सी अगर वो नमी वाले क्षेत्र में है, तो वो क्या है, उन पर फफूंद लग जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से कपड़े को किस इन्वायरमेंट में रखना है, कैसे वो ख़राब हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आता है वस्त्र व परिधान के क्षेत्र में हाल ही में हुआ विकास, नैनो टेक्सटाइल और टेक्निक टेक्सटाइल, व्यावसायिक उपयुक्त परिधान। ठीक है। ये हम देखेंगे। उसके बाद जीरो वेस्ट डिज़ाइनिंग, अपसाइकिलिंग, पुनः निर्माण तकनीक, ये सारी टेक्निक्स हम पढ़ेंगे।
सिलेबस के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अनुसंधान विधि, अनुसंधान के प्रकार, विवरणात्मक, गुणात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक एवं परिमाणात्मक, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम ऐसे रिसर्च में पढ़ेंगे। ये कोई अलग से यूनिट नहीं है, लेकिन अगर हम इसको एक यूनिट के अंदर डालें तो एक अलग से यूनिट बना के हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अनुसंधान की विधियां पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, जैसे विवरणात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, और ये सारी चीज़ें हमें पढ़ेंगे, ठीक है। आगे वाली यूनिट आती है परिधान डिज़ाइनिंग, ठीक है, परिधान डिज़ाइनिंग वाली। तो इसमें हम देखेंगे कि परिधान कैसे बनाते हैं। हमने वहाँ पे कपड़ा बनाया, रंगाई छपाई की, अब यहाँ पे हम करते हैं कि उसका क्या है, एक गारमेंट बना रहे हैं, ठीक है, परिधान को डिज़ाइन कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है नाप लेना, यानी कि देख लो हम ऐसे सूट पहनते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, नाप लेते हैं, ठीक है। तो नाप लेना, आवश्यकता, विधि, मानव आकृति के प्रकार व एंथ्रोपोमेट्री, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें उसमें पढ़ेंगे कि नाप लेंगे तो किस विधि से, किस तरीके से, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। हम तो हमारा दूसरा आता है परिधान निर्माण के उपकरण, यानी कि जब हम परिधान, एक गारमेंट का हम निर्माण कर रहे हैं, हम उसको बना रहे हैं, तो हमें क्या क्या उपकरण चाहिए होते हैं वो हम इस यूनिट में देखेंगे। तो सिलाई मशीन की विधि, प्रकार व भाग, तो इसमें क्या होता है, सिलाई मशीन के जो हमारी पहले की जो हाथ वाली मशीन होती है उसके पार्ट्स को हमें पढ़ना होता है, वो पेपर में देखे आते हैं, ठीक है। तो उनको हमें पढ़ना होता है। फिर आता है सिलाई मशीन व उपयुक्त विविध संलग्न संग्रलक अटैचमेंट्स व उन्नत सामग्री, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें उसमें देखेंगे, अटैचमेंट्स व उन्नत सामग्री। फिर आता है डिज़ाइनिंग के सिद्धांत, डिज़ाइनिंग के सिद्धांत यानी कि हमारे डिज़ाइनिंग के प्रिंसिपल्स हमें पढ़ेंगे कि डिज़ाइन करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। फिर उनका परिधान निर्माण में उपयोग, परिधान के भाग व चित्रण। फिर आगे हम पढ़ेंगे फैशन की शब्दावली, फैशन चक्र, फैशन सिद्धांत, फैशन को अपनाना, फैशन पूर्वानुमान, फैशन अपनाना, फैशन पूर्वानुमान, फैशन को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है पैटर्न बनाना, यानी कि हम देखो ये नहीं करते कि कोई बड़ी फैक्ट्री में देखो जैसे हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, पहले एक पैटर्न बना होता है, यानी कि सेम डिज़ाइन के सेम साइज़ के वहाँ पे कपड़े बनते हैं, सेम साइज़ के। देखो जैसे पहले वो क्या करते हैं, इस तरीके से मान लो एक कपड़े का पैटर्न बना के रख लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास ऐसे एक बड़ा सा फैब्रिक होता है, तो उसके ऊपर इस पैटर्न को लगाकर फिर वैसे वैसे क्या करते हैं, वो कटाई कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लेयर्स में कपड़े लगाते हैं, ठीक है। फिर उनके ऊपर ये पैटर्न रख के उन सारे कपड़ों की एक साथ सिलाई कर लेते हैं, ताकि उनका क्या है, टाइम वेस्ट ना हो और बहुत सारा काम वो एक साथ कर सकें, ठीक है। पैटर्न बनाना, तो ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग, प्लेट पेपर पैटर्न बनाना, पैटर्न में परिवर्तन, और डार्ट क्या है, डार्ट मेन्यू डार्ट मैनिपुलेशन तकनीक, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। फिर आएगा परिधान निर्माण, फिर परिधान को पहले पैटर्न रखा उस पर, उसको काट लिया, अब उसका निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो शब्दावली निर्माण विधि, ये सारे परिधान निर्माण, शब्दावली निर्माण विधि, उपयुक्त मशीनों व सिलाइयों का चयन करना, वस्त्र से परिधान निर्माण की प्रक्रिया, इसमें वो सारी प्रक्रियाएं हम पढ़ेंगे कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे परिधान गुणवत्ता परीक्षण, ठीक है, गुणवत्ता मानक, विशेषताएं, गुणवत्ता मापदंड व वस्त्र परिधान के दोष हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे परिधान के रख रखाव, संरक्षण, सिलाई के सिद्धांत, धुलाई के प्रतिमर व वस्त्रों के संरक्षण तकनीक, देखरेख के लेबल व चिन्ह, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि लेबलिंग, जैसे हमारे कपड़ों के ऊपर वो बनाता है कि हमें ये ड्राई क्लीन कराना है या हम घर पे वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं, ये सारी चीज़ें लेबलिंग के ऊपर दी हुई है, वो इतना सचिट दिया होता है, वो लेबलिंग ही होती है एक प्रकार से, ठीक है। फिर आता है विभिन्न आयु के लिए परिधान का चयन करना, यानी कि हमारी आयु के अकॉर्डिंग, यानी कि छोटे बच्चों के लिए कैसे परिधान ठीक रहते हैं, बड़ों के लिए कितने रहते हैं, प्रौढ़ के लिए कितने और वृद्ध के लिए कितने, किस तरह के वो जो परिधान है वो अच्छे रहते हैं, सही रहते हैं,
ठीक है। विविध उपयोग हेतु वस्त्रों का चयन। उसके बाद हम देखेंगे अनुसंधान विधि की प्राकल्पना, प्राकल्पना की जांच और प्रकार परिधि। यहाँ पे हम देखेंगे कि रिसर्च में हाइपोथेसिस, जो हम पहले ही पूर्व अनुमान लगाते हैं, वो हाइपोथेसिस होती है। हमारी प्राकल्पना होती है यानी कि उपकल्पना, कि रिसर्च करने से पहले एक कल्पना बना लेना। ठीक है। फिर परिकल्पना की जाँच, यानी कि वो सही रहेगी कि नहीं रहेगी। हमारा वैसे रिसर्च एक उपकल्पना की जाँच ही होती है, कि पहले हम एक उपकल्पना बना लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमारी पूरी रिसर्च करते हैं। तो हम वैसे तो उपकल्पना की जांच ही कर रहे होते हैं। फिर उसके प्रकार, को कितने प्रकार की हाइपोथेसिस होती है, जैसे नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा यूनिट 5। ठीक है। अब देखेंगे हम हमारी यूनिट 5। तो यहाँ पे आता है संसाधन व्यवस्था। ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट, वित्त एवं उपभोक्ता के सरोकार, ये देखेंगे हम यहाँ पे मेन रहेगा मैनेजमेंट का ही। तो सबसे पहले आता है मैनेजमेंट। ठीक है। प्रबंधन की अवधारणा, उपागम, समय, ऊर्जा, मुद्रा, स्थल प्रबंधन। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, मैनेज करना किसी चीज़ को। ठीक है। फिर दूसरे पे आएगा, फिर आता है हमारा प्रबंधन योजना के कार्य, पर्यवेक्षण, नियंत्रण, आयोजन, मूल्यांकन, परिवार का जीवन चक्र। फिर परिवार के जीवन चक्र के विभिन्न पड़ाव में संसाधनों व उपलब्धता एवं उनका उपयोग। ठीक है। इसमें बेसिकली हम क्या देखेंगे कि परिवार का जीवन चक्र, यानी कि जैसे जैसे परिवार बढ़ता जाता है, कम होता जाता है, जैसे कि पहले सिर्फ हस्बैंड वाइफ होते हैं तो उनका काम क्या है, कम होता है, वो मैनेज कर पाते हैं। फिर धीरे धीरे उनके बच्चे होते हैं तो उनका काम बढ़ जाता है, उनका मैनेजमेंट जो है थोड़ा बिगड़ जाता है। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका काम में हाथ बंटाने लगते हैं, तो उनका क्या है, कार्यभार थोड़ा कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हम पूरे जीवन चक्र को पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा संसाधन, हमारे रिसोर्स का मैनेज हम कैसे करेंगे। वर्गीकरण, लक्ष्य, संसाधनों के प्रयोग को प्रभावित करने वाले कारक, संसाधन संरक्षण, समय प्रबंधन के उपकरण, कार्य सरलीकरण की तकनीकें। यहाँ पे हम वो पढ़ेंगे, कार्य सरलीकरण की टेक्निक्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे। जैसे वो नहीं होते, जैसे हमारे फॉर्मल इनफॉर्मल टेक्निक्स, जैसे हमारे मेमो मोशन और स्टॉप वॉच, और वो सारी जो तकनीकें इसमें होती हैं कार्य सरलीकरण के लिए। ऑपरेशंस जैसे होते हैं। ठीक है। ऑपरेशन पाथवे चार्ट, जैसे ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर आएगा परिवर्तन की श्रेणियाँ, थकान और प्रकार और नियंत्रण। ठीक है। फिर आएगा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, भूमि, वन, जल, वायु रहित आच्छादन, वर्षा संचयन, नगर पालिका के कूड़ा कंकट का प्रबंधन। ठीक है। फिर धारणीय विकास की संकल्पना, धारणीय विकास के लक्ष्य। फिर आएगा मुद्रा प्रबंधन। ठीक है। हम आय, सैलरी का प्रबंधन कैसे करते हैं। ठीक है। परिवार की आय के प्रकार, अनुपूरण, बजटिंग, घरेलू लेखे, परिवार की बचत व निवेश, कर देयता, उपभोक्ता के, ठीक है, उपभोक्ता की साख, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। फिर आता है हमारा मानव संसाधन व्यवस्थापन। ठीक है। जो हमारे मानव के पास, जो हमारे पास संसाधन होते हैं, उनका व्यवस्थापन हम कैसे करेंगे। उसके बाद आएगा उपभोक्ता, फिर उनका प्रबंधन आएगा। उपभोक्ता परिभाषा, भूमिका, अधिकार, दायित्व, उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता की समस्याएं, शिक्षा एवं सशक्तिकरण, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। फिर आएगा उपभोक्ता सुरक्षा, उपभोक्ता संगठन, उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर आएगा उद्यम वृत्ति विकास, अवधारणा, प्रक्रिया, अवरोध, उद्यम वृत्ति, अभिप्रेरणा, चुनौतियाँ, उद्यम लगाना। ठीक है। परियोजना आयोजना, परियोजना का मूल्यांकन व साध्यता, उद्यम प्रबंधन। फिर यहाँ पे आएगा रिसर्च के बारे में हमारा अनुसंधान विधि, प्रतिचयन की तकनीक, यानी कि हम जो सैंपल लेते हैं ना, हमारे सैंपल्स, उनकी विधि, प्रतिचयन के प्रकार, प्रतिचयन कार्य विधि, प्रसंभाव्यता, गैर संभाव्यता, यानी कि यहाँ पे हम सैंपल की बात करेंगे कि एक हमारा होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जैसे प्रोबेबिलिटी में आएगा कि सबके चुने जाने की समान संभावना होती है, यानी कि जैसे लॉटरी की बात करते हैं हम, तो लॉटरी किसी की भी लग सकती है, सबकी समान संभावना है, किसी की भी आ सकती है। एक आती है गैर संभावना, गैर संभाव्य, यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि एक क्लास में कोई टीचर है, वो बच्चों को चुन रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट हैं सबके, तो उस टीचर को सिर्फ साइंस वाले बच्चे लेने होते हैं,
तो वो क्या करेगा, वो साइंस वालों को लेगा। यहाँ पे क्या है कि वो प्रोबेबिलिटी नहीं, यानी कि ये नहीं है कि सबकी संभावना नहीं होती, यहाँ पे चुने जाने की संभावना सिर्फ उनकी होती है जिनके पास साइंस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है हमारा यूनिट 6 जो है हमारी आवासीय एवं आंतरिक डिज़ाइन। ठीक है, आवासीय एवं आंतरिक डिज़ाइन, यहाँ पे हम डिज़ाइंस की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे घर के डिज़ाइन जो हम पहले सैंपल तैयार मतलब एक मैप बनवाते हैं, बाहर का अंदर का एक्सपेक्ट प्रोस्पेक्ट और वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। डिज़ाइन के मूलभूत सिद्धांत, कला के तत्व, डिज़ाइन के सिद्धांत, रचना के सिद्धांत, रंग के आयाम, रंगों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव, रंग योजना, प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पे हम कलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमारे वो होते हैं कलर्स, जैसे हम जानते हैं जो होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, सब स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री और वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर हम यहाँ पे देखेंगे स्थान योजना, आवास के डिज़ाइन, आवश्यकता, महत्व, स्थानों की योजना के सिद्धांत, आवास योजना के प्रकार, विभिन्न आयु समूह के लिए आवास निर्माण। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि हमें विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार, यानी कि आयु वर्ग के अनुसार, जैसे कि यहाँ पे हमारे बच्चे हैं वो स्टडी के लिए उनका अलग रूम होगा, और ये कोई मेहमान आएंगे तो उनके लिए अलग होगा, खाने पीने के लिए रसोई अलग, लेट बाथ अलग, वैसे अलग अलग जो है स्थानों के योजना के सिद्धांत हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, योजना आवास के प्रकार हम पढ़ेंगे, कितने प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारा निर्माण विनिमय, मानदंड, मानक, क्षेत्र विभाजन, विशिष्ट समूह, इलाकों के लिए आवास और आवासीय वृत्ति, की सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आवासीय पर्यावरण, निर्माण सामग्री पर्यावरण पर प्रभाव, ग्रीन रेटिंग सिस्टम, भवन निर्माण, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा के अंकेक्षण, अंतशाल व सुख सूचक। ठीक है, यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद आएगा ऊर्जा के स्रोत के रूप में पारंपरिक, गैर पारंपरिक स्रोत, नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण के राष्ट्रीय आवास। फिर देखेंगे हम उत्पाद का डिज़ाइन, विचार प्रक्रिया प्रसारण, नव प्रवर्तन, डिज़ाइन, संचार, एर्गोनॉमिक्स, सरोकार। ठीक है, एर्गोनॉमिक्स, जैसे कि एर्गोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि हमारे जहाँ पे हम काम करते हैं जिस स्थान पे, वहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे पढ़ा जाता है कि हमारी बॉडी के जो काम करेंगे वहाँ पे कितना मूवमेंट हो रहा है, किस हिसाब से हमारे काम करने के स्थल पे हम आराम से कर पा रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। महत्व, विषय विस्तार, मानव भीति, मानव मशीन, पर्यावरण संबंध, कार्य, सारे क्रियाकलाप, लागत को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कारक, समय और गति अध्ययन, ऊर्जा अध्ययन। फिर आता है फर्नीचर और साज सज्जा, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, वास्तुशिल्प शैलियाँ, समयकालिक झुकाव, दीवार की साज सज्जा, खिड़की और खिड़की के उपचार, यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अनुसंधान विधि। ठीक है, डाटा संग्रह, यानी कि डेटा कलेक्ट करने के लिए, जैसे हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं वो खुद कलेक्ट करते हैं हमारे फील्ड में जाके खुद से, और एक होते हैं हमारे सेकेंडरी, जो हम जैसे कि किसी गांव के डाटा ले लें तो हम आंगनबाड़ी से लेके डेटा कलेक्ट कर लें, वहाँ से पहले कलेक्ट किए गए होते हैं, हम वहीं से ले लें। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रश्नावली, साक्षात्कार, परीक्षण, पैमाने, श्रेणीकरण एवं माप, उपकरणों की विश्वसनीयता व वैधता। तो यहाँ हम बात करते हैं जैसे प्रश्नावली, हम क्या करते हैं, हमारे प्रश्नों को लिख कर एक फॉर्मेट में तैयार करके सामने वाले को डाक द्वारा भेज देते हैं, फिर वो उसमें उत्तर भर के और फिर वो हमें वापस भेजता है। और साक्षात्कार में क्या है, इंटरव्यू लिया जाता है, यानी कि फेस टू फेस बात करके जानकारी जो है ली जाती है। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है वृद्धि एवं विकास, हम हमारी 7वीं यूनिट जो हमारा है ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट बोल सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं। तो यहाँ आएगा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, यानी कि हमारा मस्तिष्काधोमुखी, और ये जैसे सिद्धांत आते हैं हमारे सर से लेके पैर तक, या सेंटर से लेके जो बॉडी पार्ट्स पास में होते हैं सेंटर के, उनका ज़्यादा विकास होता है या जल्दी विकास होता है। फिर गर्भावस्था के दौरान देखभाल, जन्म पूर्व, जन्मोत्तर के दौरान हमारा विकास, जैसे डिम्बावस्था, शिशु अवस्था और बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। गर्भकालीन विकास, यानी कि गर्भ में विकास होता है, फिर हमारा बाद में विकास होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, वॉर्म टू टॉम तक। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है मानव विकास व्यवहार संबंधी सिद्धांत, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा बाल्यपन के प्रारंभिक काल में देखभाल।
ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे बाल्यपन के प्रारंभिक काल में देखभाल और शिक्षा समग्र विकास को प्रोत्साहित करने वाली क्रियाएं पढ़ेंगे। व्यक्तिगत विकास पर परिवार व समूहों व स्कूल समुदाय सांस्कृतिक प्रभाव पर कि बच्चे पर किस किस का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, परिवार, स्कूल, समाज, ठीक है, संस्कृति। फिर यहाँ हम देखेंगे कि बच्चे और व्यक्ति जिन्हें आवश्यकता देख रेख की सहायता, विशेष शिक्षा, अयोग्यताओं की रोकथाम, पुनर्वास की आवश्यकता। फिर रहेगा कि जोखिम में बाल श्रम, बेचारे बच्चे, निराश्रित स्त्रियों के बच्चे, अनाथ व शोषित बच्चे, देह व्यवहार, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है। फिर आता है कुमार व्यवस्था और यौवन। फिर आता है परिवर्तन, अधिगम, विकास प्रोत्साहित करने वाली चुनौतियां और कार्यक्रम पढ़ेंगे हम यहाँ पे। यहाँ हम वयस्कता की बात करेंगे। यहाँ हम किशोरावस्था देखते हैं पूरी, और यहाँ पे हम वयस्कता देखेंगे, लक्षण, वयस्कता के प्रारंभिक और मध्यकाल में भूमिकाएं और हमारे दायित्व क्या होते हैं। यहाँ हम देखेंगे वृद्धावस्था में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्या चेंजेस हो जाते हैं, जैसे उसके बिल्कुल ही एनर्जी कम रहने लगती है, और मानसिक तौर से जैसे बूढ़ों का दिमाग जैसे बच्चों की तरह हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आता है अनुसंधान विधि, तो परिवर्तियों के प्रकार और उनका चयन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। उसके बाद आएगा हमारी यूनिट नंबर 8 जो है हमारा पारिवारिक अध्ययन, ठीक है, फैमिली स्टडी। यहाँ पे हम मैरिज वगैरह और ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, एकल परिवार, ठीक है, और ये जॉइंट फैमिली और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारा मैरिज, विवाह और पारिवारिक संबंधों की गतिशीलता, परिवार नियोजन व गर्भ निरोधक साधन, ठीक है। फिर आता है घरेलू हिंसा, वैवाहिक असामंजस्य, झगड़े और समाधान। फिर आएगा माता पिता की शिक्षा, सकारात्मक पालन पोषण और समुदाय की शिक्षा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे परिवार विघटन, एकल जननी जनक परिवार, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे परिवार कल्याण कार्यक्रम, मानव अधिकार व बाल अधिकार, महिला अधिकार व महिलाओं की स्थिति, लैंगिक भूमिकाएं, ठीक है, हम यहाँ पे ये देखेंगे। फिर आता है हमारा जीवन काल और देख रेख करने वाले के लिए दिशा निर्देश और उद्बोधन, जीवन काल के विकास में स्वास्थ्य और कल्याण, अनुसंधान विधि जैसे डेटा संग्रह और उसका वर्गीकरण, फिर संकेतीकरण, सारणीकरण व अनुमानिक आंकड़े, ठीक है। फिर आती है हमारी यूनिट नंबर 9 विकास हेतु संचार। यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन आता है, ठीक है। कम्युनिकेशन में जैसे संचार, तो यहाँ पे हम बात करते हैं संचार के मूल प्रकृति, लक्षण, कार्य, प्रकृति, प्रक्रिया, मॉडल, तत्व, सिद्धांत, व्यवस्थापन, प्रत्यक्ष ज्ञान, समझना बुझाना व तद्भुति, श्रवण, अधिगम, संचार के प्रकार, संचार के तत्पूर्वक परक चरण, ठीक है। फिर देखेंगे हम यहाँ पे संचार सिद्धांत, मानवीय संवाद सिद्धांत, जन संचार सिद्धांत, संदेश डिजाइन, और यहाँ पे हम सिद्धांत, संचार पद्धतियाँ, सांस्कृतिक और संचार यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है हमारा तीसरा विकास की अवधारणा, इसके सिद्धांत, मॉडल, संकेतक व माप नाप। विकास के लिए संचार अवधारणा, मॉडल, उपागम, विसरण व नव प्रवर्तन और माप, ठीक है। विकास के संचार में भूमिका, विकासात्मक पत्रकारिता व की अवधारणा, अनुप्रयोग, विकास के लिए लिखना, मुद्रित सामग्री, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर आता है विकासार्थ संचार के सरोकार, लिंग, स्वास्थ्य, पर्यावरण, धारणीयता, मानव अधिकार, जनसंख्या, साक्षरता, ग्रामीण विकास एवं जनजातीय विकास, ठीक है। फिर आता है पक्ष समर्थन, व्यवहारिक बदलाव के लिए संचार अवधारणा, सिद्धांत, मॉडल, उपागम, अनुप्रयोग एवं चुनौतियाँ, ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आएगा कि विकास के लिए पारंपरिक आधुनिक एवं मीडिया, गीत, कला, नृत्य, रंगमंच, कठपुतली कलाओं, लोक स्वरूप, विज्ञापन, चलचित्र, विकास के लिए ICT, समुदाय, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर रिसर्च में हम यहाँ पे देखेंगे अनुसंधान विधि, प्राचलिक व गैर आंकड़े और डेटा के विश्लेषण, ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। फिर आगे आता है हमारी 10वीं यूनिट, लास्ट यूनिट है ये हमारी। यहाँ आएगा विकास प्रबंधन एवं समुदाय विकास, ठीक है, विस्तार के लिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, विस्तार शिक्षा, विस्तार पद्धतियों की भारत व अन्य देशों में उत्पत्ति, विस्तार शिक्षा सेवा, और यहाँ पे उद्देश्य देखेंगे हम, सिद्धांत देखेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा कार्यक्रम प्रबंधन, ठीक है, तो यहाँ पे हम
निर्धारीयकरण, स्थिति विश्लेषण करेंगे, आयोजन देखेंगे, कार्यान्वयन व मॉनिटरिंग और मूल्यांकन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे विस्तार विधि, अंतर्व्यक्तिक लघु व वृद्ध समूह विधि, दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ, आवश्यकता महत्व, आयोजन, फील्ड परीक्षण। ठीक है, और मूल्यांकन यहाँ पे हम देखेंगे। फिर आता है विस्तार एवं विकासात्मक गतिविधियाँ, पाठ्य चर्चा, विकास योजना, ब्लूम की शैक्षणिक उद्देश्य, ब्लूम टैक्सोनॉमी, अधिगम के लिए वर्गीकरण विज्ञान, अनौपचारिक प्रौढ़ एवं जीवन पर्यंत शिक्षा, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, यहाँ पे पद्धतियाँ देखेंगे, कार्यान्वयन कैसे करते हैं, मूल्यांकन की चुनौतियाँ व गैर औपचारिक में कार्यक्रम। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण, कौशल विकास, सामर्थ्य निर्माण, विधियाँ और उद्यम वृद्धि विकास। उसके बाद समुदाय विकास परिप्रेक्ष्य, उपागम, सामुदायिक संगठन, नेतृत्व, समुदाय विकास के लिए सहायक संरचना, पंचायती राज संस्थाएं, गैर संस्थाएं, गैर सरकारी, सामुदायिक आधारित संगठन। फिर यहाँ हम देखेंगे जन की भागीदारी, होल्डर परिप्रेक्ष्य, प्रतियोगिता, अधिगम में क्रियाएं, पद्धति व तकनीकें। फिर देखेंगे भारत में नागरिक, नगरीय, ग्रामीण व जनजातीय समूह के लिए विकास कार्यक्रम, मजदूरी, रोजगार, महिला विकास व कौशल विकास के लिए स्वच्छता इत्यादि संरचना के लिए कार्यक्रम चलाने। फिर यहाँ पे हम देखेंगे अनुसंधान विधि की वैज्ञानिक रिपोर्ट लेखन, डाटा की प्रस्तुति, व्याख्या व परिचर्चा। ये हमारी 10 यूनिट हैं जो हमें यूजीसी नेट के पेपर 2 में, हमारे होम साइंस में जो हमें पढ़नी होती है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने 10 यूनिट कंप्लीट की। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा इंग्लिश में है, तो आपको इंग्लिश में अगर ये सिलेबस चाहिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके ये नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन विद बानी से इसको ले सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।